मेरी माँ मुझे रोज़ाना ओल्ड होम से फ़ोन करती, रोते हुए कहती, बेटा तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम आकर मिल जाओ। मैं माँ को गालियाँ निकाल कर फ़ोन बंद कर देता। मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को आधी रात को घर से निकाल दिया था। वे ओल्ड होम में रह रहे थे। मुझे उनसे नफ़रत थी। उस सदमे में मेरा बाप मर गया था। मैं बाप की अर्थी पर भी नहीं गया। 9 महीने के बाद माँ ने फ़ोन किया और कहा, बेटा तुम्हारा बाप तुम्हारी एक अमानत मुझे देकर गया था, वे आकर ले जाओ। मैं भागता हुआ माँ के पास चला गया, लेकिन वहाँ जाकर मेरे होश उड़कर रह गए, क्योंकि पापा मेरी अमानत। अपनी माँ की बात सुनकर परवीन का दिमाग फटने लगा था। उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसकी माँ बुढ़ापे में प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी माँ से एक पाप हो गया था। उसका बाप शर्म से सर झुकाए बैठा हुआ था। परवीन को समझा रहा था, इस बात को अब यहीं रफा दफा करो, मगर परवीन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इस उम्र में उसकी माँ प्रेग्नेंट हो गई, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही थी। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह सख्त शब्दों में बोला, मम्मी सच सच बताओ ये सब कैसे हुआ। मगर उसकी माँ ने नज़रें झुका ली और इतना कहा, बेटा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। कौन सा सच? परवीन एकदम चिल्लाया था, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वह अपना गुस्सा पी गया था। उठकर घर से बाहर निकल गया, लेकिन हर तरफ बातें और नज़रें उसका पीछा करने लगी। देखो तो परवीन की माँ बुढ़ापे में भी बच्चा पैदा कर रही है। बेटे की उम्र तो खुद बाप बनने वाली है, मगर यहाँ तो उल्टा ही हिसाब चल रहा है। क्या पता समस्या कुछ और ही हो। ये बातें सुनकर परवीन का पारा हाई हो गया था। लोग उसके माँ के किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। वह तेज कदमों से अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यार ये सब क्या चल रहा है? तेरी मम्मी सच में? प्रमोद ने आंख दबाकर पूछा। बंद करो ये बकवास, परवीन दहाड़ा, मगर दोस्त ठहाके लगाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। अबे गुस्सा क्यों कर रहा है? वैसे तेरी फैमिली ने तो सबको सरप्राइज दे दिया है। प्रमोद बोला तो ये सुनकर अरविंद की बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। उसने गुस्से से प्रमोद का गिरबान पकड़ लिया। एक और शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। परवीन की आंखों में खून उतर आया था। दोस्तों ने उन्हें छुड़ाया, मगर वह परवीन का मजाक उड़ाते रहे। वे वहाँ और ज़्यादा रुक नहीं सका था। उसने तेजी से गाड़ी निकाली और अंधाधुंध सड़कों पर दौड़ा ली। काफ़ी रात को घर लौटा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा कहाँ थे तुम? मैंने कितनी बार फ़ोन किया। कहीं नहीं, वहीं जहाँ मेरी इज्जत अभी बची हुई है। परवीन ने गुस्से से कहा तो माँ कहने लगी, परवीन बेटा मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक सच है, मगर अभी वक्त नहीं आया कि मैं वो सब कुछ बताऊँ। परवीन का गुस्सा फट पड़ा। मम्मी आप जानती हैं कि इस वक्त मुझे कैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माँ ने चुपके से आंखें बंद कर ली। एक आंसू उनके गालों पर बह निकला। बेटा क्या तेरी इज्जत मेरी इज्जत से बढ़कर है? ये शब्द परवीन के दिल पर छुरी की तरह लगा, मगर इस वक्त वह जज्बात में अंधा हो चुका था। हाँ मेरी इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहकर वह तिलमिला उठा था, अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। घड़ी पर रात के 12 बज रहे थे जब परवीन गुस्से में भरा हुआ अपनी पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी कमज़ोर आंखें नींद में उदासी से भरी हुई थी। पिता एक कुर्सी पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी मदद के इंतज़ार में हो। परवीन की सख्त आवाज़ में कमरे की चुप्पी में कुछ हलचल हुई। माँ पापा दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटा? पापा वो परेशान होते हुए पूछा। अब आप लोग इस घर में और ज़्यादा नहीं रह सकते। परवीन के शब्द किसी बिजली की तरह माँ के दिल पर गिरे। बेटा क्या कह रहे हो? ये हमारा घर है। माँ की आवाज़ कांप रही थी। ये घर तुम्हारा था, मगर अब नहीं। मैं और ज़्यादा तमाशा नहीं बन सकता। लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। मेरी इज्जत दांव पर लग चुकी है और इस सब की जिम्मेदार आप दोनों हैं। माँ का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ कर रख दी हो। पापा के हाथ कांपने लगे। बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम कहाँ जाएंगे? माँ ने रोते हुए आवाज़ में कहा। मुझे नहीं मालूम, मगर ये घर अब आपके लिए नहीं रहा। परवीन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलिए यहाँ से जल्दी। बेटा भगवान के लिए ऐसा ना करो। पापा ने उसके हाथ थामने की कोशिश की, मगर परवीन गुस्से से अपना हाथ खींच लिया। मुझे भगवान के कस्में मत दो, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब बस निकलो यहाँ से। माँ की आंखों से आंसू बह निकले थे, मगर वह कुछ नहीं बोल सकी। पापा की तरफ देखने लगी जैसे वो मदद मांग रही हूँ। बेटा क्या तुम हमें इतनी आसानी से इस घर से निकाल दोगे? हमने तुम्हें पाल पोस कर तुम्हारे लाड नखरे उठाए। और पापा की आवाज़ अब भारी हो गई थी, मगर परवीन ने एक नज़र भी उनकी तरफ नहीं देखा। ये शब्द मत दोहराना पापा, मैं अब और ज़्यादा नहीं सुनना चाहता। बेटा ये वक्त भी बीत जाएगा, लेकिन ये जो जख्म दे रहे हो ना, वह कभी नहीं भरेगा।
माँ ने विनती भरे शब्दों में उससे कहा, ये जख्म मुझे आप दोनों से मिला है। आप लोगों ने मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। परवीन ने चीख कर दरवाज़ा खोल दिया। माँ ने एक आखिरी बार अपने बेटे को देखा, मगर वहाँ सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। चलो तारा, हमें अब अपनी जगह ढूंढ लेनी चाहिए, पापा के शिकायत भरी आवाज़ में कहा। माँ कांपते हुए हाथों से अपने कपड़े ठीक करने लगी और नंगे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। वह जानती थी कि अब उनका बेटा उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता। वो बेबसी से पापा के बाजू का सहारा लेकर दरवाजे से बाहर निकल गई। परवीन एक पल को दरवाजे पर नजर डाली। माँ की भीगी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शायद वह कभी ना भुलाया जा सकता था, मगर वह अपने फैसले पर अड़ा रहा। जैसे ही माँ बाप सड़क पर निकले, परवीन ने तुरंत अपने दरवाजे को जोर से बंद किया। सड़क पर चुप्पी थी। माँ और पापा एक दूसरे के करीब खड़े थे। माँ ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, वही घर जहाँ उन्होंने जिंदगी बिताई थी, जहाँ उनका बेटा पलकर जवान हुआ था, मगर आज वही बेटा उन्हें बेघर कर चुका था। हम कहाँ जाएंगे? माँ ने पापा का हाथ थामे ये सवाल किया। कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी तारा, फिक्र ना करो, पापा ने भीगी आंखों से कहा, मगर उनकी आवाज़ में वही टूटापन था जो एक बेसहारा बूढ़े की होती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। बेसहारा चलते चलते दोनों थक चुके थे। मौसम ठंडा हो रहा था। अब क्या करें? तारा, कहाँ जाएं? पापा ने धीमे शब्दों में कहा। माँ ने अपने आसपास नज़र दौड़ाई। वह जानती थी अब उनके पास कोई सहारा नहीं। अचानक पापा को एक ख्याल आया, एक ओल्ड होम शहर के दूसरे कोने में, शायद हमें वहाँ जगह मिल जाए। माँ ने धीरे से सर हिलाया। उन्होंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। शायद किसी भगवान के चमत्कार की उम्मीद में चलते चलते एक ओल्ड होम पर उनकी नज़र पड़ी। उन दोनों ने कुछ घंटे की सफ़र करने के बाद एक बिल्डिंग के सामने खड़े थे जहाँ एक बोर्ड पर लिखा था सीनियर सिटीजन ओल्ड होम। वहाँ के काम करने वालों ने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा, मगर उनकी बेबसी को समझते हुए उन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। कमरे में 2 पुराने पलंग थे, एक छोटा टेबल, दीवारों पर कुछ धुंधले रंग थे। माँ ने पलंग पर बैठते ही गहरी सांस ली, जैसे बरसों की थकन एक पल में उन पर हावी हो गई हो। ये जगह तो ठीक है तारा, कम से कम सर छुपाने की जगह तो मिली। पापा ने माँ को तसल्ली देने की कोशिश की। माँ ने जबरदस्ती मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें खाली थी। ओल्ड होम में वक्त जैसे थम सा गया था। हर तरफ चुप्पी थी। बस कभी कभार किसी बूढ़े की कराहने की आवाज़ आती या नर्स के कदमों की चाप सुनाई देती। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वे अक्सर चुप बैठे बस छत को निहारती रहती। पापा उन्हें बार बार हौसला देते, उनके लिए चाय बनाते, उनसे बातें करने की कोशिश करते, मगर वे कमज़ोर पड़ती जा रही थी। क्या सोच रही हो तारा? पापा ने एक दिन उनका हाथ थाम कर पूछा। कुछ नहीं, माँ ने धीरे से कहा। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, बस ये सोच रही हूँ कि माँ होना भी कितनी अजीब चीज़ है। बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है, और बच्चा जब माँ को छोड़ दे तब भी माँ उसे छोड़ नहीं सकती। पापा ने गहरी सांस ली और उनके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। पापा को अभी भी उम्मीद थी कि परवीन को एहसास हो जाएगा और वह उन्हें वापस बुला लेगा। हर दिन फ़ोन उठाते और परवीन का नंबर मिला लेते। हेलो परवीन बेटा, कैसे हो? पापा, मैं बहुत बिजी हूँ, आप बार बार कॉल क्यों करते हो? परवीन की आवाज़ हमेशा गुस्से में होती। बेटा, बस तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अगर तुम पापा, मैंने कहा ना कि मैं बिजी हूँ, प्लीज़ मुझे बार बार तंग ना करो। वह कॉल कट हो गया। पापा ने फ़ोन हाथ में पकड़े माँ की तरफ देखा। वह पहले ही समझ चुकी थी क्या हुआ होगा। उन्होंने भीगी आंखों से पापा के हाथ पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बस भगवान से प्रार्थना करो तारा, एक दिन उसे हमारी याद जरूर आएगी। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो चुके थे, माँ चुपके से बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर चांदनी रात फैली हुई थी, मगर उनके दिल के अंधेरे को कोई रोशनी मिटा नहीं सकती थी। तारा, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, पापा ने एक शाम माँ से कहा। कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर को घूर रहे थे। बस भगवान से प्रार्थना करो, सब ठीक करेगा, माँ ने धीरे से जवाब दिया, मगर उनके शब्दों में काफ़ी दर्द था। पापा रोज की तरह परवीन को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाने लगे, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से नंबर डायल किया। हेलो परवीन बेटा। पापा, आप फिर से फ़ोन कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि मुझे तंग ना करो। परवीन का शब्द फिर से गुस्से में था। बेटा, एक बार आकर हमें देख जाओ। तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे भी कुछ दिनों से सीने में बहुत दर्द हो रहा है। पापा ने बहुत विनती की। पापा प्लीज़, मैं पहले ही बहुत परेशानी झेल चुका हूँ, अब और ज़्यादा ड्रामे नहीं सुन सकता। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे इस सब में मत घसीटो। फ़ोन बंद हो गया। पापा कुछ पल चुप बैठे रहे, फिर धीरे से मोबाइल को मेज पर रख दिया। उनकी आंखें फिर से बाहर कहीं गुम हो गई थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब चुके हों।
क्या कहा उसने? माँ ने धीरे से पूछा। पापा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस बिजी था। लेकिन हकीकत ये था कि वे अंदर से टूट चुके थे। अगली रात पापा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनके सीने में जोर से दर्द उठा और वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। माथे पर पसीना था। माँ बहुत घबरा गई, वहाँ के नर्स को बुलाकर लाई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, नर्स ने उन्हें समझाया। मगर पापा का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। उनको हार्ट अटैक हुआ था। हमने पूरी कोशिश की, मगर डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ के कानों में जैसे कोई बम फूट गया हो। ये नहीं हो सकता, मेरे पति नहीं जा सकते, वे तो बस कुछ पल पहले ठीक थे, माँ ने रोते हुए कहा। मगर हकीकत ये थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ ने कांपते हाथों से परवीन का नंबर मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारे पापा। माँ की आवाज़ आंसुओं से डूबी हुई थी। वह हमें छोड़कर चले गए बेटा। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। बेटा, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। परवीन ने यह शब्द धीरे से दोहराया। हाँ बेटा, कम से कम आखिरी बार उन्हें आकर देख लो। मगर परवीन के दिल में कोई एहसास नहीं जागा। मम्मी, ये तो पहले ही बीमार थे, ये तो होना ही था, मैं नहीं आ सकता। माँ को लगा जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। बेटा, वे तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते थे। उनके चेहरे पर आखिरी वक्त में भी तुम्हारा ही नाम था। मम्मी प्लीज़, मैं और ज़्यादा जज्बाती बातें सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ऑफिस में बिजी हूँ। आप ही उनका अंतिम संस्कार करवाओ। फ़ोन बंद हो गया। माँ ने फ़ोन को सीने से लगा लिया। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। भगवान, ये कैसी परीक्षा है? वह सिसकी लेकर बोली। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनके पति इस दुनिया में नहीं थे। उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बिता दी थी, उस पल भी उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ चुका था। वह एक बेजान लाश की तरह अस्पताल के मेज़ पर बैठ गई। उनकी आंखों में दर्द, बेबसी, दुख के सिवा और कुछ नहीं था। परवीन बेटा, तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया। ओल्ड होम के आंगन में एक चुप्पी छाई हुई थी, सिवाय कुछ परिंदों के चरचराहट के, जो माहौल को थोड़ा कम बोझल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। माँ बेंच पर बैठी, दोनों हाथों में उनका सर था। वह बहुत रो रही थी। इसी तरह 2 महीने बीत चुके थे। वह पवित्र किताब को हाथ में लिए बस खाली आंगन को घूरे जा रही थी। मगर परवीन का कोई फ़ोन, कोई खबर, कुछ भी नहीं आया था। वह अपने बाप के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आया। माँ, क्या आपको उम्मीद थी कि वह आएगा? नर्स ने धीरे से पूछा, जो कई दिनों से उनके साथ थी। उनकी हालत देखकर बहुत गम में थी। माँ ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। नहीं बेटी, मुझे उम्मीद नहीं थी, बस दिल में एक प्रार्थना जरूर हो रही थी। शायद मेरा बेटा पछताकर लौट आएगा, शायद एक नज़र अपने बाप के चेहरे को देख लेगा। मगर ये आस मेरी कभी पूरी ना हो सकी। उनकी आंखें भर आई। दूसरी तरफ परवीन अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। सर, मैंने सुना है आपके पिता की मृत्यु हो गई। हम बहुत अफसोस करते हैं, एक नौकर ने हिम्मत करके कहा। परवीन ने एक नज़र उसके तरफ देखा, जैसे वह उस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। हाँ, हो गया, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, इस फालतू की बातों पर नहीं, उसने लापरवाही से कहा और फाइलों में बिजी हो गया। उसके दिमाग में कहीं भी पछतावा नहीं था, ना ही किसी गम का कोई असर दिखाई दे रहा था। चुप्पी सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी कहीं गहरी होती जा रही थी। वह कई दिनों से ठीक से खाना पीना भी नहीं खा रही थी। उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मगर उनके अंदर बढ़ने वाली नन्ही जान उन्हें हर बार अपनी हिम्मत टूटने नहीं देती थी। तू जिंदा है मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए जी रही हूँ, अक्सर अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहती। रात को वो अपने कमरे में बैठी अपने बिस्तर पर पड़ी परवीन के बचपन की तस्वीर देख रही थी। हर तस्वीर में एक मासूम हंसता खेलता बच्चा था, जो माँ के बगैर एक पल नहीं रहता था। यही बच्चा था ना जो मुझे छोड़कर चला गया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे आज भी परवीन के इंतज़ार में थी। आज भी चाहती थी कि वह पलट कर आए, एक बार कहे, माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मगर हकीकत ये थी कि परवीन अपनी दुनिया में मगन था। माँ अपनी बेबसी के साथ तन्हाई में घुटती जा रही थी। ओल्ड होम की बिछी हुई दीवारों के बीच माँ चुप से बैठी अपने हाथों को देख रही थी। उनकी उंगलियां कांप रही थी। ये प्रेगनेंसी आखिर मुमकिन कैसे हुई? नर्स जिया ने रिपोर्ट देखते हुए हैरानी से कहा। डॉक्टर भी इस शक में पड़े थे। इतनी उम्र में प्रेगनेंसी ठहरना नामुमकिन था। मगर हकीकत ये थी, माँ सच में प्रेग्नेंट थी। ये सब कुछ कोई मामूली बात नहीं थी। डॉक्टर ने बहुत गंभीरता से कहा, मेडिकल साइंस में ऐसे केसेस बिल्कुल ट्रेंडिंग में होते हैं, हमें और ज़्यादा टेस्ट करने होंगे। माँ ने चुप से डॉक्टर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, मुझे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ सब कुछ ठीक है। डॉक्टर नर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। लेकिन माँ, ये मामूली बात नहीं, आपकी उम्र में इस हालत में, नर्स जिया ने बड़ी सावधानी से कहना चाहा। मगर माँ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं कह चुकी हूँ ना,
मुझे और कोई टेस्ट नहीं करवाना। का शब्द कमज़ोर था मगर मजबूत था, जैसे वह उस हकीकत को किसी से बांटना नहीं चाहती थी। नर्स कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, कम से कम एक अल्ट्रासाउंड तो करवा लेने दो, शायद हमें कुछ ऐसा पता चले जो ज़रूरी हो। रात को माँ अपने कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी थी। उन्होंने अपनी कमज़ोर उंगलियां धीरे से पेट पर रखी और एक अजीब सी घबराहट उनके पूरे शरीर में समा गई। ये कैसी परीक्षा है मेरे भगवान, वह बोली। उन्हें याद आया वह दिन जब पहली बार उन्हें उस प्रेगनेंसी का एहसास हुआ था। कैसे मुमकिन है, डॉक्टर ने हैरानी से कहा था। क्या आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में हमें सच बता सकती हैं या कोई ऐसी बात जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो? माँ ने बस चुप्पी साध ली थी। वे जानती थी कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो लोग हैरानी से कांप उठेंगे, लेकिन क्या वह ये राज हमेशा छुपा सकती थी? क्या होगा अगर हकीकत सामने आएगी तो? क्या परवीन को कभी पता चलेगा कि उसकी माँ ने ये सब क्यों किया? वह जानती थी कि एक दिन सच जरूर खुलेगा, मगर वक्त अभी नहीं आया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और आंसू उनके गाल पर बह निकला। ये बच्चा एक अमानत है और मैं इसे दुनिया के हर तानों से, हर सवाल से बचा कर रखूंगी। रात का वक्त था। परवीन अपने दफ्तर में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और उसके आसपास चुप्पी थी, मगर उसके अंदर एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसी पल उसका फ़ोन बजा। एक नामालूम नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। कौन हो सकता है इस वक्त? परवीन ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पलों की चुप्पी रही, फिर एक आवाज़ सुनाई दी जो धीमी थी मगर गहरी थी। क्या आप परवीन बात कर रहे हैं? जी मैं परवीन हूँ। आप कौन? ओल्ड होम से नर्स जिया बोल रही हूँ। आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। ओल्ड होम। परवीन का माथा टनका था। वह गुस्से में आग बबूला हो गया था। फिर नर्स ने वो शब्द कहे परवीन की आत्मा तक निकाल कर रखती थी। परवीन साहब, आपके छोटे भाई की पैदाइश हो चुकी है। कुछ पल के लिए परवीन को लगा शायद उसके कानों ने कुछ गलत सुना हो। क्या वह हैरानी से बोला, तुम क्या कह रही हो? आपकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया है। नर्स ने बड़ी तसल्ली शब्दों में कहा, और हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है क्योंकि उस बच्चे के बारे में कुछ ऐसा है जो आपका जानना ज़रूरी है। परवीन की उंगलियां पसीने से भीग गई। उसका दिल धड़क रहा था। परवीन साहब, हम आपसे विनती करते हैं, एक बार आकर अपनी माँ और भाई को देख लो। मगर परवीन के अहंकार ने फिर से सर उठा लिया। वह ये सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मगर साथ ही गुस्से में भी था। ये सब बकवास है, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, परवीन ने गुस्से में कहा और गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करते ही परवीन ने गहरी सांस ली, मगर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है? वह अब खुद से सवाल कर रहा था, क्या सच में मेरा कोई भाई पैदा हुआ है? और वह नर्स आखिर मुझे क्या बताना चाहती थी? उसने अपने सर को जोर से झटका, जैसे उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता हो। नहीं, मैं दोबारा इस सब में नहीं पड़ना चाहता। मैंने उन दोनों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, अब मैं मुड़कर नहीं देखूंगा। मगर वह जितना भी खुद को समझाने की कोशिश करता, वह एक अजनबी बेचैनी उसके दिल में घर कर चुकी थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया। उसने फैसला कर लिया, वह खुद जाकर हकीकत मालूम करेगा। परवीन की गाड़ी ओल्ड होम के दरवाजे के पास जाकर रुक गई थी। वह सीधा मैनेजर की तरफ गया, जहां नर्स जिया उसे देखकर चौंक गई। आप आ गए? नर्स ने हैरानी से कहा। मगर ज़्यादा बातें मत करो, बस मुझे अपनी माँ से मिलवा दो, परवीन गुस्से में कहा। नर्स ने एक गहरी सांस ली और चुप से उसे अंदर के कमरे की तरफ ले गई। परवीन ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। सामने एक कुर्सी पर उसकी माँ बैठी हुई थी और उनकी गोद में एक नवजात शिशु था, और बहुत ही खूबसूरत था और सेहतमंद भी था। बड़ी बड़ी आंखों वाला मासूम सा, जो माँ उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी, धीरे धीरे उसके माथे को चूम रही थी। परवीन के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? वह दहाड़कर माँ को चौंकने पर मजबूर किया था, मगर उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह खुद बेबस थी। वह चुप रही। ये बच्चा किसका है? परवीन ने उंगली उठाकर इशारा किया। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बच्चे को अपने सीने में दुबका लिया, जैसे वह इस बच्चे को किसी तूफान से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बोलो माँ, ये किसका बच्चा है? ये तुम्हारी उम्र में कैसे मुमकिन है? यह सच में जो लोग कह रहे थे वह सच है। परवीन का सब जहर भरा हुआ था। माँ के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, मगर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। मम्मी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं ये आपके पापों का नतीजा तो नहीं? परवीन के ये सब सुनते ही माँ के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। वह जैसे अंदर से टूट गई। नर्स जिया, जो दरवाजे के पास आकर ये सब सुन रही थी, वह बेकाबू होकर बोल पड़ी, मिस्टर परवीन, आपको अपनी माँ पर यह घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? फिर बताओ क्या? परवीन ने गुस्से की नज़रों से नर्स को घूरा। माँ ने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर अब वह चुप थी। मम्मी, आप चुप क्यों हैं?
सच क्यों नहीं बता रही? परवीन चीख कर कहा। माँ ने भीगी आंखों से अपने बेटे को देखा। बस एक शब्द कहा, सच वक्त आने पर खुद बोलेगा बेटा। ये सुनते ही परवीन का अब सब्र जवाब दे गया था और वह ज़्यादा ये तमाशा नहीं देख सकता था। वह गुस्से से फड़फड़ाते हुए बाहर निकल गया, मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसका वह खुद भी मतलब नहीं समझ पा रहा था। परवीन गुस्से में ओल्ड होम से निकला, मगर उसके कदम कांप रहे थे। उसके अंदर जैसे कोई जंग छिड़ गई थी। वह गाड़ी में बैठा, मगर उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे। दिमाग में बार बार वही मंजर चल रहा था, माँ की चुप्पी, उनकी भीगी आंखों में आंसू, वह मासूम बच्चा जो उसकी माँ की गोद में बेखबर नींद में सो रहा था। ये सब बेवकूफ़ बनाने का ड्रामा है। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल बराबर खटक रहा था। अगर सच में ये मेरा भाई नहीं है तो फिर कौन है? उसके सवालों के जवाब ढूंढने का बस एक ही तरीका था, डीएनए टेस्ट। घर पहुंचते ही परवीन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक लैब का नंबर डायल किया। हेलो, क्या आप लोग डीएनए टेस्ट की सर्विस देते हैं? जी सर, हम कर देते हैं। आपको किसका टेस्ट करवाना है? लैब के डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की। परवीन ने एक पल के लिए सांस रोका, फिर बोला, एक नवजात बच्चा है और मेरी माँ। दूसरी तरफ एक पल को चुप्पी थी, फिर डॉक्टर बोला, जी सर, आप हमारे क्लिनिक आ सकते हैं या हम खुद वहाँ आकर सैंपल ले सकते हैं। कहाँ करना है और किसका करवाना है, पूरी डिटेल दीजिए। क्या आपका कोई आदमी ओल्ड होम जाकर ये टेस्ट करवा सकता है? जी सर, हम कर सकते हैं। हमें बस आपकी परमिशन चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी ही डिटेल भेज देता हूँ। परवीन ने फ़ोन बंद कर दिया, एक गहरी सांस ली। ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था, मगर उसे यकीन था ये टेस्ट सब कुछ साफ कर देगा। अगर ये मेरा सगा भाई है तो उसका ये ख्याल आते ही वह बेड पर गिर पड़ा था। अगले दिन लैब के डॉक्टर ओल्ड होम पहुंच चुके थे। नर्स जिया ने माँ को खबर दी, एक आदमी उनका और बच्चे का सैंपल लेने आया है। माँ ने चौंक कर नर्स को देखा, फिर धीरे से बोली, ये सब परवीन ने करवाया है ना? नर्स ने सर झुका लिया, जैसे वह जानती थी ये पल तकलीफ देने वाला होगा। माँ ने धीरे से बच्चे की तरफ देखा जो उनके बाजू में सो रहा था। बेटा, तुम्हारी पहचान के लिए अब साइंस को सबूत चाहिए। माँ की गोद और मोहब्बत काफ़ी नहीं। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर वह चुप रहीं। डॉक्टर ने चुप से उनका और बच्चे का सैंपल लिया, रिपोर्ट के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगकर चला गया। ओल्ड होम की चुप्पी हवा में एक बेचैनी से फैला रही थी। इधर नर्स जिया बार बार लैब वाले को फ़ोन कर रही थी, रिपोर्ट के इंतजार में थी और उसका दिल किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा था। आखिरकार उस दिन का सूरज सुबह हुआ जब हकीकत का पर्दा खुलना था। लैब वाले ने ओल्ड होम में आकर नर्स को एक लिफाफा दिया था। आपकी डीएनए रिपोर्ट तैयार है, देख लें, डॉक्टर ने कहा और चला गया। नर्स ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। जैसे ही उनकी नज़र रिपोर्ट पर पड़ी, उसका रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? शब्द उसके होठों पर आकर दम तोड़ गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और हाथ में पड़ी रिपोर्ट कांपने लगी। नहीं, ये गलत हो सकती है। बेकाबू होकर बड़बड़ाने लगी और रिपोर्ट को दोबारा पढ़ा, लेकिन शब्द वही थे, साफ था, बर्दाश्त करने वाला नहीं था। ये बच्चा परवीन का कोई भाई नहीं था। आखिर ये बच्चा किसका था? और ना ही इस बच्चे का बाप परवीन के पिता थे। तो फिर इस बच्चे का बाप कौन था? ये सवाल बहुत बड़ा था और सबसे बड़ी बात ये थी, परवीन के पिता इस सब को जानते हुए भी उसकी माँ को इतना सपोर्ट कर रहे थे। अब नर्स भी चकरा कर रह गई थी, आखिर ये सब क्या है? नर्स के कदम भी लड़खड़ा गए। उसने जल्दी से माँ के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। माँ जो अपनी चारपाई पर चुप बैठी थी और भगवान की माला जाप कर रही थी, नर्स की घबराई हुई शक्ल देखकर चौंक गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? माँ ने धीरे से पूछा। नर्स ने धड़कते दिल के साथ रिपोर्ट उनके तरफ बढ़ाई। माँ ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो पहले ही जानती थी उस कागज़ पर क्या लिखा होगा। माँ जी, ये सब क्या है? नर्स की आवाज़ कांप रही थी। माँ ने नज़रें नीचे कर ली, जैसे उनकी आंखों में एक ऐसा राज दफन था, अब दुनिया के सामने आ जाएगा। ये सच है बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, मगर ये कैसे मुमकिन है? नर्स को यकीन नहीं आ रहा था। माँ की आंखों से एक आंसू टपका और उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया। वक्त आने पर सबको पता चल जाना था और आज वक्त आ गया है। वह दूसरे तरफ परवीन बेचैन था। वह रिपोर्ट के इंतजार में था, मगर उसे यकीन था वह एक ऐसा नतीजा देखेगा जो उसके सारे सवाल का जवाब दे देगा। लेकिन जब उसके मोबाइल की घंटी बजी और नर्स की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। परवीन साहब, आपको जल्दी ओल्ड होम आना होगा। रिपोर्ट आ चुकी है, आप खुद अपनी आंखों से ये सच देखना होगा। परवीन का माथा गुस्से में टनका था। क्या मतलब? क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? नर्स कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये बच्चा ना तो तुम्हारे पिता का है, ना ही तुम्हारी माँ का। उन्होंने इस बच्चे को अपने पेट में शरण दी है।
शायद ये अजूबा होगा जो आज तुम्हारी माँ ने कर दिया है। हमने तो बाहर से प्रेस वालों को भी बुला लिया है, क्योंकि ये अनहोनी चीज़ है और भगवान ने इसको बड़े ही तरीके से सींचा है। हमें इस खबर से बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हमारे ओल्ड होम में और हमारे हॉस्पिटल में ये अजूबा हुआ है, तो हम इस अजूबे को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। आज से और अभी से इस बच्चे की देखभाल और उसकी माँ की देखभाल ओल्ड होम और ये अस्पताल करेगा जिसमें इस बच्चे ने जन्म लिया है, क्योंकि ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और माँ जी, अब आप हमें बिल्कुल सच बताएंगी, आखिर हकीकत क्या है? अब हम ही नहीं, पूरी दुनिया जानना चाहती है, आखिर इस बच्चे के माँ बाप कौन हैं? नर्स ने परवीन के ऑफिस में फ़ोन किया। आपको खुद आकर अपनी माँ से ये राज पूछना होगा। परवीन के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसका सांस फूलने लगा और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब कैसे हुआ? आखिर ये सच मेरे सामने इतनी देर से क्यों आया? वह गाड़ी की चाबी उठाकर दीवानों की तरह बाहर निकला। गाड़ी स्टार्ट की, पूरी रफ्तार से ओल्ड होम की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसके दिमाग में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। परवीन ओल्ड होम पहुंचा और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। नर्स जिया पहले ही दरवाजे पर मौजूद थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ है मेरी माँ? परवीन ने गुस्से से कहा। तो नर्स ने धीरे से कहा, साहब आप इस कमरे में तमीज़ से बात करो, क्योंकि आपको और हम सबको दुनिया देख रही है, क्योंकि इस कमरे में हर जगह कैमरा लगा हुआ है। अब आपको और हम सबको दुनिया देख चुकी है, तो आप किसी तरह का कोई भी अपशब्द मुंह से नहीं निकाल सकते और आपको सच सुनना होगा और हम भी उस सच को जानना चाहते हैं। तो आपको माँ के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए। आखिर ये बच्चा किसका है? परवीन गुस्से में हंसा। और मैं क्या हूँ? मेरी पूरी दुनिया ही हिल चुकी है। तुम कह रही हो कि मैं आराम से बात करूँ? वह तेजी से दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। माँ चारपाई पर बैठी थी, बच्चा उनकी गोद में सो रहा था। जैसे ही परवीन अंदर आया, वह धीरे से सीधी होकर बैठ गई, मगर उनकी आंखों में वही गहरी उदासी थी जो पहले कई दिनों से लिए बैठी हुई थी। मम्मी, परवीन अब कई हद तक नॉर्मल हो चुका था। ये क्या है? ये सब झूठ है ना? माँ ने धीरे से उसे देखा। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बेटा, वह धीमे शब्दों में बोली, मैं जानती थी एक दिन तुम आओगे और ये सवाल करोगे, तो फिर जवाब दूंगी। मम्मी, ये बच्चा मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा भांजा कैसे हो सकता है? माँ की आंखों से एक आंसू गिरा, मगर वह चुप रही। मम्मी, कुछ तो बोलो, क्या सच में आपने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसे हमारी इज्जत सब खाक में मिल जाए? ये सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगा लिया। बेटा, तुमने अभी जो कहा वही सुनने का मुझे सबसे ज़्यादा डर था। वह धीरे से बोली, मम्मी आपका चुप रहना मेरे गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। मुझे सच जानना है, अभी इसी वक्त। माँ ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह बरसों का बोझ एक पल में उतारना चाहती हूँ। बेटा, मैं जो कहने जा रही हूँ उसके लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि ये सच तुम्हें अंदर से हिलाकर रख देगा। परवीन की आंखों में बेचैनी थी, मगर वह चुपचाप खड़ा रहा। माँ ने एक नज़र सोते हुए उस बच्चे पर डाली, फिर परवीन की तरफ देखा और बोली, ये बच्चा तुम्हारा भांजा है। परवीन, आज तुम्हारे पापों का पर्दाफाश होगा। याद करो वह दिन जब मेरी बेटी सोनी कॉलेज जाती थी और तुम उस पर इतनी पाबंदियां लगाते थे। मेरी बच्ची सिर्फ तुमसे डरती थी। सोनी के कॉलेज का पहला साल चल रहा था और तुम्हारी नौकरी पक्की हो चुकी थी। उस बीच तुम घर पर कम आया करते थे। उसी बीच सोनी को एक राज नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह कोई अमीर लड़का नहीं था, वह ऑटो ड्राइवर था। और जब इस बारे में तुम्हें पता चला तो तुमने सोनी का कॉलेज जाना छुड़वा दिया, उसको घर में बिठा दिया। सोनी उस राज नाम के लड़के को बेहद मोहब्बत करती थी। उसके लिए वे झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम्हारा रुतबा बहुत बड़ा था और तुम अपने घमंड और गुरूर में ये भूल चुके थे कि तुम्हारा बाप भी एक ऑटो ड्राइवर था, जिसने पढ़ा लिखा कर तुम्हें इस काबिल बनाया था। आज तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक बन बैठे हो, तुम लोगों को नौकरियां देते हो, लेकिन अब तुम्हारे स्टेटस के सामने हम लोग बहुत बुरे लगने लगे थे। तुमने मेरी बेटी को घर बैठाकर उसे कैद कर दिया। राज तुम्हारे पापा से भी मिला था। राज हम दोनों को बहुत पसंद आया था। राज एक बहुत खुददार आदमी था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमने एक कंस को जन्म दिया है। जब तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारी बहन एक ऑटो ड्राइवर से प्यार करती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो तुमने राज का एक्सीडेंट करवा दिया और बड़ी आसानी से इस केस को रफा दफा करवा दिया, क्योंकि उसमें राज की ही गलती बताई गई थी। राज रॉन्ग साइड ऑटो चला रहा था। उसमें क्या सच था और क्या झूठ हमें नहीं मालूम। तुमने एक मासूम की जान ले ली थी और तुम्हें ये तक नहीं पता था कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी। राज के बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी बेटी को कैद कर दिया और राज को भगवान के पास भेज दिया। फिर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर ये फैसला किया कि अब अपनी बेटी को इस तरह कैद नहीं करेंगे
और वे राज के बच्चे को जन्म देना चाहती है तो हम अपनी बेटी सोनी को पूरी मदद करेंगे, उसे ज़िंदगी की तरफ ले आएंगे, क्योंकि राज के मौत ने उसे बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। उसको इस सदमे से पैरालाइज अटैक हो गया था। लेकिन भगवान की करनी ऐसी कि उसका बच्चा उसके पेट में बिल्कुल सही सलामत था और वो बच्चे को बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। लेकिन सोनी के पेट में वो बच्चा बढ़ नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा था इस बच्चे का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर मैं और तुम्हारे पापा ने सोनी को ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए उसके बच्चे को अपने पेट में अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान सोनी की जान चली गई और मैंने उस बच्चे को अपने पेट में अडॉप्ट कर लिया और तुम्हें बताया गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमने हम दोनों को घर से निकाल दिया। बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन अपने माँ बाप से वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे भाई ने 3 जानों को ले ली है। तुम खूनी हो, वह भी अपने ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की है। भले ही तुमने अपने हाथ से वार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे हरकतों ने, तुम्हारे बातों ने, तुम्हारे अहंकारों ने इन तीनों की जान ले ली है। तुम खूनी हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस कमरे में जितने लोग बैठे थे आश्चर्य से उस माँ को देखने लगे जिसने एक बेटे को नहीं, एक राक्षस को जन्म दिया और उसने 3 जानों को एक साथ ले ली। अब उस बच्चे को वो बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी। परवीन अपना सर ऊपर नहीं उठा पा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी माँ और बहन पर अत्याचार किया था और वह इतना बड़ा बन बैठा था। आखिर वह भी तो एक ड्राइवर का बेटा था। क्या काम इतने छोटे बड़े होते हैं कि किसी की जान ले ली जाए? मेहनत करके कमाना कोई बुराई का काम नहीं हो सकता। अगर कोई डॉक्टर है वह भी तो लोगों की सेवा कर रहा है। अगर कोई ऑटो ड्राइवर है वह भी लोगों की सेवा कर रहा है। अगर कोई लेबर मिस्त्री है तो वह भी लोगों की सेवा कर रहा है। काम अनेक हो सकते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस सेवा के बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। पैसे कम और ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की महत्व कम हो जाए। हर इंसान एक दूसरे पर निर्भर है, चाहे वह कोई सा भी काम करता है। हर उस इंसान की इज्जत करनी चाहिए। आजकल तो ट्रेंड में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की इज्जत बाकी रह गई है, बाकी तो सब तेल लेने गए। क्या दुनिया इन्हीं तीनों लोगों पर निर्भर है? नहीं ना। फिर आप उन सभी का मान सम्मान क्यों नहीं करते जो आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर वे हर चीज़ मुहैया करवाते हैं? उनकी आप लोगों की नज़र में कोई अहमियत नहीं। अगर मेरी बात आप लोगों के दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।